नमस्कार साथियों। आज के सेशन में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि देश के जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने सरकार को इस प्रकार का परामर्श दिया है कि देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होनी चाहिए। और इस संदर्भ में जो भारतीय नागरिक हैं उसके अलावा जो धार्मिक समुदाय हैं उनसे भी सलाह मांगी गई है कि क्या देश में नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस संबंध में उनके क्या सुझाव हैं। इस प्रकार के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू करने की तैयारी की जा रही है और उसी के पीछे की ये सारी होमवर्क या सुगबुगाहट है। इसीलिए आज के सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के जो हमारे विषय रहेंगे उसमें सबसे पहले हम समान नागरिक संहिता क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे और समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में किस प्रकार के कानूनों में बदलाव हो जाएगा और उसका क्या असर अलग अलग धार्मिक संप्रदायों पर पड़ेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ माननीय जो न्यायालय हैं उनके समान नागरिक संहिता के बारे में किस प्रकार के विचार हैं उसको भी हम आज की जो सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समान नागरिक संहिता आखिर होती क्या है। तो अर्थ की यदि बात की जाए तो समान नागरिक संहिता का अर्थ बड़ा सामान्य सा है। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य है सभी लोगों पर एक जैसे कानून लागू होना, सभी व्यक्तियों पर, सभी नागरिकों पर एक जैसे कानून लागू होना, तो उसे क्या कह दिया जाएगा, समान नागरिक संहिता कह दिया जाएगा। अब आपके मन में इस प्रकार का प्रश्न उठेगा कि देश के कानून तो सभी पर समान रूप से ही लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हत्या कर देता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर देता है, चोरी कर देता है, डकैती करता है, तो उन सभी पर क्या होगा, एक प्रकार के ही कानून लागू होंगे, सभी को एक ही प्रकार का दंड मिलेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था है हमारे कानून में। तो फिर किस प्रकार की समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं हम, किस प्रकार के कानून जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं, जिनमें समानता लाए जाने के बाद समान नागरिक संहिता में की जा रही है। तो उसका जवाब है धार्मिक संप्रदायों पर, कुछ धार्मिक संप्रदायों पर अलग अलग प्रकार के कानून अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं और वो सारे कानून व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित होते हैं। तो उन कानूनों में बदलाव करने की बात यहाँ की जा रही है और उनको सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए समान करने की बात समान नागरिक संहिता में की जा रही है। तो उसके लिए हमारे देश की कानून व्यवस्था को हमें थोड़ा क्या होगा, समझना होगा। तो हमारे देश की कानून व्यवस्था को यदि हम देखें तो हमारे देश में जो कानून है वो मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है वो है आपराधिक विषयों से संबंधित कानून, आपराधिक विषयों से संबंधित कानून। और दूसरे प्रकार के जो कानून होते हैं वो है सिविल विषयों से संबंधित कानून, सिविल विषयों से संबंधित कानून। अब हमें समझना है कि आपराधिक विषय क्या होते हैं और सिविल विषय क्या होते हैं। आपराधिक विषय फॉर एग्जांपल हम देखें, कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, चोरी करता है, जैसे चोरी कर ली किसी ने, क्या कर लिया, डकैती कर दी, हत्या कर दी, यानी कि कोई भी ऐसा कृत्य है जो किसकी श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, वो यदि किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो वो क्या कहलाता है, आपराधिक विषय कहलाता है। और उसके संबंध में जो कानून है वो आपराधिक विषयों से संबंधित कानून होते हैं और इसके संदर्भ में CRPC हमारे यहाँ कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। और इसके तहत जो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता है, उसके तहत क्या किए जाते हैं, अपराधों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, आपराधिक विषयों से संबंधित कानूनों की। दूसरे प्रकार के जो कानून होते हैं वो होते हैं सिविल विषयों से संबंधित कानून। इन्हें भी आगे हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे विषय जो क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं, व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित नहीं करते, जबकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करते हैं। अब सिविल विषय जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सिविल विषय का तात्पर्य है जैसे आर्थिक लेन देन, किसी प्रकार के पैसों का लेन देन यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की शिकायत किसी व्यक्ति को आती है तो वो किस में जाएगा, सिविल विषय से संबंधित कानून उसके ऊपर लागू होगा।
इसी प्रकार किसी व्यक्ति को क्या करना है, विवाह से संबंधित कोई विवाद है किसी व्यक्ति का, तलाक से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित किसी प्रकार के विवाद है, तो वो सारे के सारे विषय क्या होते हैं, सिविल विषय होते हैं। लेकिन सिविल विषय को हमने देखा कि दो भागों में हमने बांट दिया। एक तो सामूहिक प्रकार के विषय होते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति का निजी जीवन प्रभावित नहीं होता, जैसे कंपनी एक्ट। जैसे हम देखें कंपनी एक्ट, किसी व्यक्ति द्वारा क्या करा जा रहा है, कोई कंपनी स्थापित की जा रही है, उसके ऊपर कोई विवाद है तो उस पर कौन सा लागू होगा, कंपनी एक्ट। लेकिन ये व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, तो इसे सामूहिक विषय में हम रख देंगे। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई दो व्यक्ति आपस में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनमें से कोई व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, समझौते को तोड़ता है, तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रकार का कानून जो है लागू होता है। इसी प्रकार निजी जीवन को प्रभावित करने वाले मामले जो होते हैं वो भी हालांकि आते किसमें है, सिविल विषयों से संबंधित ही हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति का निजी जीवन प्रभावित होता है। जैसे विवाह से संबंधित कोई कानून है तो चूंकि विवाह व्यक्ति का नितांत निजी विषय है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी से तलाक लेना चाहता है तो तलाक भी क्या है, नितांत निजी विषय है। उत्तराधिकार, किस प्रकार से उत्तराधिकार या वारिस किसको बनाया जाए, ये भी व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति के जीवन का निजी विषय है। तो निजी विषय से संबंधित कुछ सिविल कानून होते हैं। तो समान नागरिक संहिता की जो बात की जा रही है वो इन निजी विषयों के संबंध में ही की जा रही है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो कानून है, सारे के सारे आपराधिक विषय के जो कानून है, इसके अलावा सिविल विषय से संबंधित जो सामूहिक प्रभावित करने वाले कानून है सामूहिक रूप से, उन सभी पर तो ऑलरेडी ही समान नागरिक संहिता लागू है। कैसे लागू है? क्योंकि उससे संबंधित जो कानून होते हैं वो सभी व्यक्तियों पर क्या होते हैं, समान रूप से पहले से ही लागू होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, निजी जीवन को प्रभावित करने वाले जो सिविल विषय हैं उनसे संबंधित जो कानून है वो अलग अलग धार्मिक संप्रदायों पर अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको लागू किया जाता है। तो इन्हीं को क्या करने की बात की जा रही है, समान करने की बात कही जा रही है। तो हम देखेंगे हमारे देश की यदि कानून व्यवस्था को हम देखें तो हम देखेंगे कि भारत में जो 95% कानून है उन पर ऑलरेडी क्या है, सिविल नागरिक कॉमन सिविल कोड, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता पहले से ही क्या है, लागू है। केवल 5% जो कानून है जो कि किस में आते हैं, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आगे, ऐसे कानून जो कि सिविल विषयों से संबंधित है और सिविल विषयों में भी निजी जीवन से संबंधित है, उन पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है। और ये कौन से विषय हैं, जैसे विवाह से संबंधित विषय, तलाक से संबंधित विषय, उत्तराधिकार से संबंधित विषय, ये अलग अलग धार्मिक संप्रदायों पर अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं। जैसे भारत में यदि क्या करना है, किसी हिंदू व्यक्ति को विवाह के संबंध में क्या करना है, जो कानून उस पर लागू होगा वो है हिंदू मैरिज एक्ट। इसी प्रकार से मुस्लिम व्यक्ति पर जो लागू होगा वो होगा मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब ये जो कानून है इनमें अलग अलग धर्मों के संदर्भ में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कानून धर्म के आधार पर व्यक्तियों पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट जो कि हिंदू व्यक्तियों पर लागू होते हैं, साथ ही साथ सिख जो व्यक्ति हैं उन पर भी ये लागू होते हैं, ईसाई लोगों पर। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो क्या होगा, न केवल हिंदू अपितु सिख जो समुदाय है उस पर भी क्या होते हैं, इस प्रकार के एक्ट लागू होता है। तो कानून इन लोगों पर अलग लागू होता है। इसी प्रकार जो मुस्लिम व्यक्ति हैं उन पर लागू होने वाला है ऐसा ही कानून मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब इन दोनों कानूनों को यदि हम देखें तो इनमें अलग अलग प्रकार के प्रावधान हमें मिलते हैं। ये किस पर लागू होता है, मुस्लिमों पर लागू होता है। दोनों पर ही क्या मिलते हैं, हमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एक विवाह ही कर सकता है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, तलाक ले सकता है। पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, तलाक ले सकता है। जब पति क्या लेता है, तलाक लेता है, तो उसे पत्नी को क्या देना होता है, गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस देनी होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं किसमें की गई हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में की गई हैं। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के संदर्भ में यदि इन व्यवस्थाओं को हम देखें तो इसके अनुसार कोई व्यक्ति कितने भी विवाह कर सकता है, कितने भी विवाह कर सकता है। दूसरी व्यवस्था है कि यहां केवल पति तलाक दे सकता है, पत्नी को तलाक देने का अधिकार ही यहां नहीं है। किसमें, मुस्लिम मैरिज एक्ट में। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार क्या है, पत्नी तलाक नहीं दे सकती। और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है और इस प्रकार का कानून हमारे देश में प्रचलित है कि पत्नी को तलाक देने का अधिकार ही
नहीं है। इसी प्रकार गुजारा भत्ता की भी कोई बात मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं की गई है। तो मोटे तौर पर यदि हम देखें तो इन कानूनों में एक ही विषय पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो ये सदैव ही विवाद का विषय रहे हैं और विशेष रूप से महिलाओं की जो स्थिति है उसको ये क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो इसी संदर्भ में महिलाओं ने बहुत बार न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय में इस संबंध में क्या लगाई है, याचिका लगाई है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ, जहां महिला सशक्तिकरण की एक और जहां बात की जा रही है और इन कानूनों में हमें स्पष्ट रूप से महिलाओं के प्रति विभेद देखने को मिलता है। तो इस पर न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने भी अपने अलग अलग फैसले दिए हैं। लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 44 नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और इस आर्टिकल 44 में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है, राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो। देश में कैसी नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जब संविधान लागू हुआ था उसी वक्त आर्टिकल 44 के तहत ये कह दिया गया था। लेकिन जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो नीति निदेशक तत्व लागू करना सरकार के लिए क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए आज तक किसी भी सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया, नंबर 1। दूसरी बात कि यहां यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। अब राज्य का कर्तव्य जो होगा तो उसका तात्पर्य क्या हुआ, राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य कौन सी सरकार, राज्य का तात्पर्य कौन सी सरकार लगाया जाए, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार। तो यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य की सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो वो केवल उसी राज्य में लागू होते हैं, जबकि केंद्र की सरकार बनाती है कोई कानून तो कहां लागू होते हैं, पूरे देश में लागू होते हैं। तो पूरे देश में यदि समान नागरिक संहिता लागू करनी है तो कानून किसको बनाना होगा, केंद्र सरकार को बनाना होगा, संसद को बनाना होगा। लेकिन इसी विषय में यदि हम राज्य सरकारों की बात करें तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां के विधानमंडल ने समान नागरिक संहिता संबंधी कानून बना दिया है और वहां पर किसी प्रकार का कोई कानून अलग अलग धार्मिक संप्रदायों पर अलग अलग प्रकार से लागू नहीं होता, सभी पर एक समान लागू होता है। लेकिन देश में अभी भी ये जो है कार्य पेंडिंग है, लंबित है और इस संबंध में किसी प्रकार का कानून संसद ने अभी तक नहीं बनाया है। हालांकि इसकी व्यवस्था बहुत पहले हमारे संविधान में कर दी गई थी नीति निदेशक तत्वों के तहत। अब ये जो धार्मिक कानून हैं, जो सिविल विषयों से संबंधित, धार्मिक संप्रदायों से संबंधित कानून हैं, उनका जो आधार है, उन कानूनों का जो आधार है वो है ईश्वरीय आदेश। ईश्वरीय आदेश कि ईश्वर ने ऐसा कहा था, ठीक है, अल्लाह ने ऐसा कहा था, ईश्वर ने ऐसा कहा था, ऐसी परंपरा रही है। और बड़े आश्चर्य की बात है 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हमारे कानूनों का आधार ईश्वरीय आदेश है। वो जो संबंधित कानून मैंने आपको बताया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो किस मान्यता पर आधारित है कि ईश्वर ने ऐसे आदेश दिए हैं, इस प्रकार की मान्यता पर आधारित हैं। और जब हम बात करते हैं संविधान की तो हमारा जो संपूर्ण शासन है, प्रशासन है, वो किसके तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। और माननीय न्यायालय ने समय समय पर कहा है कि हमारा देश जब संविधान के अनुसार चलता है तो ईश्वरीय आदेश बड़े हैं या संविधान बड़ा है। जब हमारा सारा सिस्टम संविधान के अनुसार चल रहा है तो हमारे जो कानून हैं वो भी संविधान की भावना के अनुरूप ही होने चाहिए। साथ ही साथ हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को यदि देखें तो उस प्रस्तावना में भी हमारे देश को पंथ निरपेक्ष देश बताया गया है। पंथ निरपेक्ष देश का तात्पर्य है सेकुलर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, तो धर्म के आधार पर अलग अलग कानून भी जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के जो तर्क हैं इसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए हैं समय समय पर, और कुछ याचिकाएं माननीय न्यायालय के समक्ष इस संबंध में गई। ऐसी ही दो प्रमुख याचिकाओं की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की जो एक वाद था वो 1985 में उत्पन्न हुआ। और 1985 में जो ये वाद था वो था शाहबानो केस, शाहबानो केस।
और दूसरा इस प्रकार का जो वाद आता है, हालांकि बहुत सारी याचिकाएं न्यायालयों के समक्ष आई, लेकिन जो दो प्रमुख लैंडमार्क जजमेंट इस संबंध में दिए गए वो 1985 में शाहबानो केस में दिया गया, और दूसरा इसी प्रकार का केस आता है 2017 में सायरा बानो केस। सायरा बानो केस। पहले हम बात करते हैं शाहबानो केस के बारे में। शाहबानो केस 1985 में लाया गया था, और ये प्रथमतः कहाँ आया था? मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहां ये केस आया था। केस क्या था कि एक मुस्लिम महिला ने माननीय मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में क्या किया? अपील दायर की, याचिका दायर की। क्यों? क्योंकि उसके पति ने क्या कर दिया था, उसको पति ने तलाक दे दिया था। मुस्लिम ये महिला थी, नाम था इसका शाहबानो। इसके पति ने इसको तलाक दे दिया। इसके पति की जो उम्र थी उस वक्त थी 72 वर्ष। तो 72 वर्ष के इसके पति थे, जो कि एक वकील थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकील थे। इन्होंने तलाक दे दिया अपनी पत्नी को 72 वर्ष की उम्र में। और किस लिए तलाक दिया? क्योंकि ये 18 वर्ष की एक लड़की से क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे। तो 18 वर्ष की लड़की से शादी करने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को क्या दे दिया? तलाक दे दिया। इनकी पत्नी पहुंचती है कहां पर? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, याचिका दायर करती है कि ये जो तलाक दिया गया है वो गलत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी कहता है कि जी हाँ, ये जो तलाक दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, और कहता है कि इसे क्या दिया जाए? मेंटेनेंस दी जाए, मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता दिया जाए। तो गुजारा भत्ता देने के संदर्भ में ये वकील साहब कहते हैं कि मुझ पर तो क्या होता है, मैं किससे संबंधित हूं? मुस्लिम समुदाय से संबंधित हूं, और मुझ पर क्या नहीं होता है? हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा, मुझ पर मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू होगा। तो और उसमें किसी प्रकार के गुजारा भत्ता देने की बात नहीं कही गई है, तो मैं गुजारा भत्ता नहीं दूंगा। जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का क्या फैसला था कि गुजारा भत्ता दिया जाए इस महिला को। इस संबंध में क्यों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस संबंध में व्याख्या देता है और कहता है कि ये जो हिंदू और मुस्लिम मैरिज एक्ट हैं वो ईश्वरीय आदेशों पर निर्भर हैं, एक व्याख्या पर निर्भर हैं, एक परंपरा पर निर्भर हैं। जबकि गुजारा भत्ता दिया जाना क्या है? एक तार्किक आधार है। भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि तार्किक आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कानून है वो धार्मिक संप्रदायों पर लागू होते होंगे, लेकिन एक तर्क ये है कि इसको गुजारा भत्ता भारतीय संविधान के अनुसार, जो भारतीय संविधान की भावना है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का जजमेंट जब दिया गया तो वकील साहब पहुंचते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर कहते हैं कि ये गुजारा भत्ता जो है मुझसे दिलवाया जा रहा है एमपी हाई कोर्ट, वो गलत फैसला है। और इस संदर्भ में वो अपील लेके कहां पहुंच जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसले को क्या रखता है? बरकरार रखता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और इस संदर्भ में हवाला देता है सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 125। सिविल प्रोसीजर कोड जो है हमारे यहाँ, उस सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 125 ये कहती है कि गुजारा भत्ता दिया जाए तो ये समान रूप से हिंदू और मुस्लिम पर लागू होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला था, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किसी प्रकार का कोर्ट नहीं होता है, तो ये फैसला माना जाना क्या था? बाध्य था, मानना पड़ता। लेकिन ये जो केस है उसमें क्या हो गया? धार्मिक संप्रदाय जो है वो शामिल हो गए, और देश में जो वातावरण है वो इस प्रकार का हुआ कि उस समय जो सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी। और राजीव गांधी की जो सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार पर इस प्रकार का दबाव आया विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से द्वारा। और राजनीतिक दल की राजनीति जो है वो वोट बैंक पर निर्भर करती है। तो राजीव गांधी ने दबाव में आकर क्या किया कि सिविल प्रोसीजर कोड की जो धारा 125 थी उस धारा 125 को ही क्या कर दिया? बदल दिया। और इस प्रकार से यहां बदलाव करने से क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था वो लागू नहीं हो पाया। और चूंकि सिविल प्रोसीजर कोड में ही अब इस प्रकार की व्यवस्था को हटा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई मायने यहां नहीं रह गए। तो ये था शाहबानो केस, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करते हुए ये सहमति दी थी कि सिविल प्रोसीजर कोड की देश में क्या है? आवश्यकता है। उसके बाद अगला जो केस आता है वो 2017 में इस विषय में आता है। और 2017 में हम देखते हैं कि 2017 में सायरा बानो नाम की जो महिला है वो न्यायालय के समक्ष पहुंचती है, और कारण होता है उसके पति ने उसको क्या दे दिया? अचानक से
तलाक दे दिया। क्या दे दिया? तलाक दे दिया। मुस्लिम ये महिला थी, सायरा बानो इसका नाम था, इसके पति ने इसको क्या कर दिया? तलाक दे दिया। अचानक तलाक दे दिया। कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि इस तरह से तलाक मुझे नहीं दिया जा सकता। न्यायालय भी कहता है कि बिल्कुल तार्किक आधार पर इस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को अचानक से कैसे तलाक दे सकता है? क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक व्यवस्था है, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसमें एक व्यवस्था है तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत। और इस तलाक ए बिद्दत में तलाक लेने की एक पद्धति को बताया गया है और इसमें कहा गया है कि कोई भी पति अगर अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो 3 बार क्या कह दे? तलाक तलाक तलाक, और हो गया तलाक। तो इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत तलाक ले लिया गया था। यहां इस सायरा बानो केस में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये तलाक ए बिद्दत की जो व्यवस्था है ये बिल्कुल क्या है? अवैध है। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और तार्किक रूप से इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं से ले सकता? तलाक नहीं ले सकता। तो इस प्रकार इन दोनों ही केस में ये लैंडमार्क जजमेंट थे। भारत के जो न्यायालय हैं, सर्वोच्च जो न्यायालय हैं, उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि देश में सिविल जो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी संदर्भ में यदि और भी उदाहरण हम देखें कि आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, तो इन कानूनों का सहारा लेकर क्या किया जा रहा था? अलग अलग प्रकार से धर्म बदलकर भी कुछ जो है व्यक्ति क्या कर रहे थे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में मैंने आपको बताया, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट, व्यक्ति क्या कर सकता है? एक विवाह कर सकता है, एक विवाह ही कर सकता है। एक से अधिक विवाह अवैध होते हैं हिंदू मैरिज। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में आपको पता है कि एक से ज्यादा विवाह क्या कर सकते हैं? किए जा सकते हैं। तो आपने प्रकरण सुना होगा, हरियाणा के एक मंत्री थे, नाम था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन को क्या हुआ? किसी महिला से हो गया प्रेम, तो चंद्रमोहन जो है वो रातों रात बन गए चांद मोहम्मद, चांद मोहम्मद। तो इस प्रकार से कुछ चंद्रमोहन चांद मोहम्मद भी बन रहे थे। किस लिए? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो क्या कहता है कि एक विवाह किया जाएगा, लेकिन इनको क्या करना था? एक से अधिक विवाह करने थे, पहली वाली पत्नी को भी छोड़ना नहीं था। तो इनको चांद मोहम्मद ये बन रहे थे। चांद मोहम्मद बनने का तात्पर्य है इनके द्वारा क्या कर रहा था? इस्लाम को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और जैसे ही इस्लाम को इन्होंने स्वीकार कर लिया तो इन पर कौन सा मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। अब कौन सा मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा? मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा। अब मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू हो गया तो ये एक से अधिक विवाह क्या कर सकते थे? कर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हो रही थी। तो इसी संदर्भ में न्यायालय द्वारा भी क्या किए गए? अपने कुछ फैसलों में इसके संबंध में सहमति जताई गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और इस प्रकार के सुगबुगाहट अब देखी भी जा रही है, विधि आयोग ने भी इस प्रकार की सलाह दी है। तो संभावना ऐसी है कि अब देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो सकती है। और तार्किक रूप में भी यदि हम देखें तो इस प्रकार की व्यवस्था सही है कि सभी देश, एक देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं, एक ही संविधान जिन पर लागू होता है तो उन पर विधान भी अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही प्रकार के कानून लागू होने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक प्रकार के कानून यदि लागू कर दिए जाएंगे तो उससे जो व्यवस्था बदलेगी वो किस प्रकार की बदलेगी? कि क्या पद्धतियां बदल जाएंगी? जैसे विवाह की जो पद्धति है, यदि विवाह पद्धति की हम बात करें तो विवाह पद्धति की हम बात करें तो विवाह पद्धति में हम देखते हैं कि हिंदू में हम देखें तो विवाह की पद्धति क्या है? हिंदू में 7 फेरे लेते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम में हम देखें तो हम क्या कहते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम ईसाइयों की व्यवस्था देखें तो ये क्या करते हैं? वाइन का आदान, 2 ग्लास में वाइन का आदान प्रदान, शराब का क्या करते हैं? एक ही गिलास में शराब होती है और उसका क्या करते हैं? ये दोनों एक एक घूंट ले लेते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है चर्च में। तो ये पद्धतियां क्या है? अलग अलग हैं। तो क्या ये समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो क्या एक समुदाय की पद्धति दूसरे समुदाय पर लागू हो जाएगी? जैसे क्या मुस्लिम भी अपने विवाह में 7 फेरे लेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो सकती है, या ईसाइयों की व्यवस्था भी बदल सकती है? तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर यह कि इस पद्धतियों को नहीं बदला जाएगा। पद्धतियां अपनी अपनी होंगी लेकिन कानून एक प्रकार से लागू होंगे। मोटे तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? एक जैसी हो जाएंगी। दूसरा जो प्रश्न है वो है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के बारे में। नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं
पूर्वोत्तर के यदि हम राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर में परंपराएं जो हैं वो शेष भारत से क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? एक व्यवस्था की गई है 5वीं अनुसूची में, एक अव्यवस्था की गई है 6वीं अनुसूची में, और एक व्यवस्था की गई है आर्टिकल 371 में। इनके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी जो जनजातियां हैं, क्या है, जनजाति वहां पर क्या करती है, निवास करती हैं। ठीक है, जनजाति है, आदिम समूह है ये, जो कि अभी भी जो वर्तमान व्यवस्था है उससे क्या कर रहे हैं, बहुत पीछे जी रहे हैं। इनकी अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं और इन परंपराओं को सरकार ने भी मान्यता दी है। साथ ही साथ हमारे संविधान ने भी संविधान निर्माण करते समय इनको मान्यता प्रदान की थी, जिसके तहत 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत 371 जो है उसमें नागालैंड के लिए विशेष प्रकार के कानून है। तो यहां क्या होता है, इसमें तो यहां तक कि यहां पर तो क्रिमिनल जो विषय हैं, आपराधिक जो विषय हैं, ये आपराधिक कुछ आपराधिक विषयों में भी क्या होते हैं, जो बाकी के जो देश में जो आपराधिक विषयों पर कानून लागू होते हैं इवन वो तक यहां लागू नहीं होते। तो सिविल कानूनों की बात तो दूर है, जैसे किसी आदिम समुदाय का व्यक्ति है, वहां पर तीर मारकर किसी ने क्या कर दी, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो हो सकता है वो कानून भी वहां पर लागू नहीं हो। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और जनजातियों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई थी और वहां जो कानून है वो अलग प्रकार से लागू होते हैं। उसके लिए विशेष व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि जनजातियों का संरक्षण हो सके, इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। यहां तक कि मिजोरम में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 30 शादियां की थी और उसका जो परिवार है वो कितने लोगों का है, 300 लोगों का इस प्रकार का परिवार है। तो इस प्रकार की विविधताएं हमें देखने को पूरे देश के अंतर्गत मिलती हैं, कई बार संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यहां देखी। तो इन सभी भिन्नताओं को अलग करने के, एक करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का कानून सभी पर क्या हो, लागू हो, उसके लिए समान नागरिक संहिता की देश में क्या है, जरूरत है। और तार्किक आधार पर भी यदि हम देखें, यदि तार्किक आधार पर भी हम देखें तो आज के जमाने में जहां बात हो रही है किसकी, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की क्या हो रही है, बात हो रही है। भेदभाव को दूर करने की बात हो रही है, भेदभाव क्या हो, दूर हो। इस प्रकार की जब बातें की जा रही हैं 21वीं सदी में, तो निश्चित रूप से तार्किक आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता जो है वो देश में लागू होनी चाहिए। तो इस चर्चा का विषय, आज की जो चर्चा का विषय था कि क्या क्या प्रकार की समस्याएं समान नागरिक संहिता न होने से देश के सामने हैं और किस प्रकार से ये जब समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए लागू कर दी जाएगी तो किन कानूनों में किस प्रकार से बदलाव होगा और क्या उसके असर होंगे, इन सभी के विषय में हमने चर्चा की। और समान नागरिक संहिता के पक्ष में कौन सी बातें कही जा सकती हैं उसके बारे में भी हमने देखा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ में अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।